हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था कि यूरोपीय विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने या भूगर्भ शास्त्रियों ने जो समय सारणी चट्टानों के कालक्रम की विभक्त की है, किस काल से किस काल तक क्या हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हम लोग समझेंगे कि भारत की जो चट्टानें हैं वो किस काल में से लेकर के किस काल में निर्मित की गई थी। तो जिसमें हम लोगों ने देखा है कि भारत का जो काल विभाजन है वो बिल्कुल यूरोप से काफ़ी भिन्नता रखता है, उससे बिल्कुल समयता इसमें नहीं है। और भारत की जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उनके जो अध्ययन करता रहे हैं टी हॉलैंड महोदय जी ने, सर टी हॉलैंड महोदय ने, उन्होंने अपने आधार पर, मतलब शोध के आधार पर उन्होंने भारत की जो चट्टानों को 4 कालखंडों में विभक्त किया है, 4 पीरियडों में विभक्त किया गया है। उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत के भूगर्भिक अभिलेख पूरी तरह से यूरोप के अभिलेखों से भिन्नता रखते हैं, मेल नहीं खाते हैं उनसे। ठीक है, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के विद्वान सर टी हॉलैंड महोदय ने भारत के भूगर्भिक इतिहास को व्यक्त किया है, बताया है। 4 बृहद भूगर्भिक कल्पों में विभक्त किया गया है। तो भारत की चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं। 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है भाई चट्टानों का। वो कौन कौन सा है? तो पहला है, देखिए, आद्य महाकल्प, जिसे आर्कियन काल भी कहा जाता है, आर्कियन काल की चट्टानें कहा जाता है। दूसरा इसका जो विभक्त किया गया है बच्चों, पुराण महाकल्प की चट्टानें। चूंकि हम लोग जिस सभ्यता में रहे हैं उन सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे तो हमारे यहाँ क्या वेद पुराण थे, तो पुराण काल भी था, है ठीक है, पुराण काल की बात हो रही है। ये यहाँ आद्य महाकल्प, आर्कियन काल की बात हो रही है। इसके बाद में द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानों के बारे में बात होगी। द्रविड़ सभ्यता जानते हैं ना, दक्षिण भारत की जो सभ्यताएं हैं वो द्रविड़ियन सभ्यता। फिर उसके बाद आर्य महाकल्प के बारे में बात करेंगे, जब आर्य लोग भारत में आए हैं। आप जानते हैं उत्तर भारत की जो सभ्यता है वो आर्य सभ्यता कहलाती है, दक्षिण भारत की जो सभ्यता है वो द्रविड़ियन सभ्यताओं के नाम से आप जानते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा बच्चों। फिर इसके बाद में पुराण महाकल्प की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ चट्टानें क्या क्या रही हैं उसके बारे में देखेंगे। और आद्य महाकल्प, तो पहली चीज़ तो 4 महाकाल किन कालखंडों में बांटा गया है उनके बारे में आप समझने की कोशिश कर लिए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे आपको। तो इसको पहले आद्य महाकल्प कहा जाता है, दूसरे को मतलब आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टानें कहलाएंगी, दूसरा पुराण महाकल्प की चट्टानें कहलाएंगी। ठीक है, और इसके बाद द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें, एंड देन चौथे नंबर की आर्य महाकल्प की चट्टानें हैं। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन, इनके वर्गीकरण को थोड़ा सा देखते हैं कि इनके अंदर क्या और चीजें हैं। तो आद्य महाकल्प की जो आर्कियन चट्टानें हैं, इसमें बेटा आर्कियन क्रम की चट्टानें तो आती ही आती हैं, इसके साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी इसी के अंतर्गत आपकी आती हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन कभी हो सकता है कि इसमें पूछे कि इंडिया का चट्टानों का वर्गीकरण क्या किया है, किसने किया है, तो किसने किया है? टी हॉलैंड महोदय ने किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है सर, टी हॉलैंड महोदय ने 4 प्रकार से विभक्त किया है। आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टानें कहा जाता है, फिर दूसरा है पुराण महाकल्प की चट्टानें, तीसरा द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें है, और चौथा आपका है आर्य महाकल्प की चट्टानें। तो आद्य महाकल्प की जो चट्टानें हैं, महाकल्प की जो चट्टानें हैं वो 2 कालखंडों में बटी हुई हैं, 2 प्रकार से बटी हुई। एक तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है और दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि मैंने बताया था, कर्नाटक का जनपद पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो है धात्विक जो चट्टानें हैं वो यही चट्टानें हैं। सोना यहीं पर हमारे बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल हम लोगों ने उस काल क्रम में देखी है। इसके बाद के क्रम में बच्चों, जब हम लोग दक्षिण भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो 6 प्रकार की काल विभाजन किया गया पठारों का, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल में। ठीक है, दूसरा कल्प पड़ता है बेटा पुराण महाकल्प के दौरान क्या हुआ? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, फिर इसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, फिर इसके बाद में दिल्ली क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, और देन चौथे नंबर पर हिमाचल क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ये आपका पुराण महाकल्प की चट्टानों के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, कुड़प्पा क्रम की है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि आंध्रा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुड़प्पा। ठीक है, उसी क्रम के नाम पे। और जो आपका पूर्वी घाट वगैरह है इसी काल क्रम में ही निर्मित है। पूर्वी घाट वगैरह की जो पहाड़ी है वो भी निर्मित इसी काल में हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, जो कि विभाजक का कार्य करती है, मतलब भारत के को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है, या कहिए कि जल विभाजक का कार्य करती है।
जल विभाजक रेखा है ये, क्योंकि इसके ऊपर यानी कि पठार की जो नदियां हैं वो क्या इसी के माध्यम से अलग होती हैं। मतलब ये दक्षिण भारत का पठार अलग हो जाता है, नदियों का प्रवाह जो क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के माध्यम से, और उत्तर का जो मैदानी भाग है उसकी नदियों का भी ढाल जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के स्टैंड होने के नाते, खड़े होने के नाते, इसका ढाल पूरी तरह से जो हिमालय की नदियां आती हैं वो पूरब की तरफ हो जाता है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी ऊंचा क्षेत्र पड़ जाता है जो कि उत्तर के मैदानों से काफी ऊंचा हिस्सा पड़ता है। इस कारण से वो दो जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं, एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर का हिस्सा और दूसरा विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण का हिस्सा। इसी नदी दक्षिण के हिस्सों को प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जाना जाता है, और फिर उसके बाद में उत्तर के हिस्सों को हिमालयी नदियों के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच विभाजक का कार्य करती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये आपका है। फिर दिल्ली क्रम की चट्टानें हैं, फिर हिमाचल क्रम की चट्टानें, इस तरह की चीजें इसमें निर्माण होता है। और द्रविड़ महाकल्प में तो आप जानते हैं दक्षिण भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं तमाम सारी उनके निर्माण इसी काल में हुए हैं। और चौथा है बच्चों आर्य महाकल्प की चट्टानें, जिसमें आप देखेंगे तो गोंडवाना क्रम की जितनी भी चट्टानें हैं, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जैसे कि आप देखते हैं कि आप देखेंगे कि जो कोयले की जो चट्टानें हैं, छोटा नागपुर पठार वगैरह का क्षेत्र है वो आपका इसी के अंतर्गत आता है। आपका बड़ा ही खनिज संपदा से जो है लवरेज है, भरा हुआ है, समृद्धि लिए हुए है पूरी तरह से। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, कोयले का उत्पादन बड़े पैमाने से किया जाता है। इसके अलावा ट्रियासिक काल की जो समूह की जो चट्टानें हैं वो भी इसी काल में मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जुरैसिक समूह की जो चट्टानें हैं वो भी इसी क्रम में मिलेंगी, क्रिटेशियस समूह की चट्टानें मिलेंगी, और दक्कन ट्रैप वगैरह की चट्टानें भी इसी क्रम में आपको मिलती हैं। तो ये तो था आपका आज भारत की चट्टानों के बारे में, भारत की चट्टानों का वर्गीकरण हम लोगों ने आज देखा। तो बच्चों ये तो था आज आपका भारत की चट्टानों का कार्यक्रम था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, किताबों में मिलता नहीं है आपको, और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कार्यक्रम हैं और इनके मध्य में क्या क्या चीज़ें रही हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। इनकी जो संदर्भ में और डिटेल्स है वो हम लोगों ने काफ़ी पिछले वीडियोस में देखे हैं, इस नाते मैं इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ कि कुडप्पा क्रम की कौन सी चट्टानें हैं, दिल्ली क्रम की कौन सी चट्टानें हैं, ये सब तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। कुछ एक के बारे में जो आपको नहीं है, जैसे दक्कन ट्रैप वगैरह में क्या है, जुरैसिक समूह की क्या चट्टानें हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके संदर्भ में वो आपको समझना था कि यूरोपियन द्वारा विकसित भूगर्भिक जो समय सारणी है उससे भिन्नता भारत की क्या रहती है, इसके बारे में मुझे बताना था और मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक एक बिंदु को लेकर के खूब डिटेल में हम लोग आगे करने वाले हैं और खूब एंजॉय करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी उपयोगी सिद्ध होगा। ये दोस्तों आप लोग ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार बनाए रखिए हम लोगों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।